अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और लेक्चर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सैलेंट फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सैलेंट फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन फ्यूचर्स है वो क्या क्या है। पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली बात ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात ये लेंथिएस्ट, या हम इसको वॉल्यूमिनस कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। लेंथिएस्ट एंड वॉल्यूमिनस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये दुनिया का सबसे लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और ऑरिजिनली अगर हम इसकी बात करेंगे, इसमें थे 395 आर्टिकल्स, और इसमें थे 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स, और इसमें था प्रीएम्बल। 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स एंड प्रीएम्बल। लेकिन अगर हम करंटली बात करेंगे, आज इसमें है 448 आर्टिकल्स, और है इसमें 25 पार्ट्स, और है इसमें 12 शेड्यूल्स। 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स करंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। लेकिन अगर हम जब ये ऑरिजिनली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, अगर हम उस वक्त की बात करेंगे, उस वक्त थे 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स एंड प्रीएम्बल। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका रहा, इसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस चीज़ का रहा? जो 1935 एक्ट है, इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका सबसे जो इफेक्ट किससे पड़ा, वो है 1935 एक्ट से। यानी कि ऑलमोस्ट 75% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने कहाँ से ले लिया? ये हमने ले लिया 1935 एक्ट। इसीलिए हम 1935 एक्ट को ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको कहते हैं? वो हम कहते हैं 1935 एक्ट को हम ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि ऑलमोस्ट 75% हमने कहाँ से ले लिया? 1935 एक्ट से। इसीलिए हम इसको ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और दूसरा जो फ्यूचर है, वो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने जो इसके फ्यूचर्स हैं, हमने ये अलग अलग सोर्सेज से बारो किए। जैसे जो हमारा फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या ले लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से ले लिया? ये हमने ब्रिटेन से ले लिया। इसी तरह अगर हम बात करेंगे यूएसएसआर से हमने क्या ले लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने यूएसएसआर से ले लिया। इसी तरह अगर हम बात करेंगे जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे हमने ले लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये मैंने जो इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है, उसमें मैंने ये पढ़ा है कि हमने जो सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या है। यहाँ पे पॉइंट आया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अलग अलग सोर्सेज से हमने क्या किया, जो फ्यूचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमने अलग अलग सोर्स से बारो किए। इसी तरह अगर हम बात करेंगे जो कॉन्सेप्ट था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का, ये हमने ले लिया कहाँ से ले लिया? ये हमने फ्रांस से ले लिया। FRANC हमने फ्रांस से ले लिया। कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने फ्रांस से ले लिया। ये सारे जो ये पॉइंट्स है, ये मैंने पहले लेक्चर में पढ़े। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो लेक्चर भी देखें। और जो इसका तीसरा पॉइंट क्या है, और एक पॉइंट यहाँ पे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने जो दुनिया के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन उनको रैंक से करके हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया। डेट Dr. Ambedkar said that Indian Constitution has been prepared by ransacking all constitutions of the world। जैसे मैंने पहले बताया, हमने अलग अलग सोर्स से इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया। लेकिन जो इसके 75% ऑलमोस्ट वो हमने कहाँ से ले लिया? वो हमने ले लिया है 1935 एक्ट से। इसीलिए मैंने ये कहा कि इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको? 1935 एक्ट को हम ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी? यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जिनको हम आसानी से अमेंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको अमेंड करना थोड़ा रिजिड है। इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम कहते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका एक और फ्यूचर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा फ्यूचर क्या है? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि हम कुछ प्रोविजंस को आसानी से अमेंड कर सकते हैं, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको अमेंड करना थोड़ा रिजिड है। इसीलिए हम इसको कहते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और इसके बाद
जो और एक पॉइंट है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट। जो यहाँ की गवर्नमेंट वो किस टाइप की है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट वो होता है नॉमिनल हेड होता है वो यूनियन ऑफ इंडिया है। यूनियन ऑफ इंडिया को जो नॉमिनल हेड है वो कौन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट, वो होता है। इसी तरह अगर हम स्टेट की बात करेंगे, स्टेट में कौन होता है हेड, वो होता है गवर्नर, GOVERNOR गवर्नर, यानी कि गवर्नर होता है स्टेट का हेड, और जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है या वो है यूनियन ऑफ इंडिया का हेड, यानी कि वो इंडिया का हेड है। कौन है, वो होता है प्रेसिडेंट। एक और पॉइंट यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जो यहाँ की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। जो यहाँ का हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, हाईएस्ट कोर्ट वो क्या है, वो है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट नहीं है। इसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जो यहाँ की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, या अदर वर्ड्स में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड है, या जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं वो किसी पे वो खुद से अपने डिसीजन बना, और उनके जो डिसीजन होते हैं वो फाइनल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन क्या होते हैं, वो फाइनल होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो यहाँ की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फ्यूचर्स। एक होता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या आता है, फेडरल सिस्टम में आता है यहाँ है डिवीजन ऑफ पावर्स, यहाँ पे है डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके भी पावर्स है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके भी पावर्स है, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स। और दूसरा पॉइंट क्या आता है फेडरल सिस्टम में, यह आता है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक है पहला पॉइंट है डिवीजन ऑफ पावर्स, दूसरा क्या है, दूसरा इसमें क्या आता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। और इसमें क्या है, और एक पॉइंट आता है इसमें, जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये किस में आता है, फेडरल सिस्टम में क्या क्या आता है, एक आता है डिवीजन ऑफ पावर्स, दूसरा आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और एक पॉइंट इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाई कैमरलिज्म भी इसमें आता है। बाई कैमरलिज्म किस में आता है, ये आता है फेडरल सिस्टम में। फेडरल सिस्टम में क्या क्या आता है, एक आता है डिवीजन ऑफ पावर्स, दूसरा आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और आता है इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और एक पॉइंट इसमें आता है, क्या आता है, वो आता है बाई कैमरलिज्म, ये आता है फेडरल सिस्टम में, यानी कि फेडरल फ्यूचर्स ही है। इसके बाद है और एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे यूनिटरी फ्यूचर्स। यूनिटरी फ्यूचर्स में क्या है, इसमें आता है जैसे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे जो यहाँ की सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है, और यहाँ की जो क्या है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, और इसमें आता है एमरजेंसी पावर्स आता है इसमें। क्या हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे यूनिटरी फ्यूचर्स। एक बात मैंने बोला आपको, जो यूनिटरी फ्यूचर्स में क्या क्या फ्यूचर्स इसमें आते हैं, एक आता है सिंगल सिटीजनशिप, दूसरा क्या आता है, दूसरा इसमें आता है जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट का टेरिटोरियल एक्सटेंट चेंज कर सकता है, यानी कि वो किसी भी स्टेट का एरिया या जो इसकी बाउंड्रीज है उनको वो आल्टर कर सकता है, उनको वो चेंज कर विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, यानी या जो स्टेट है उसकी कंसेंट के बगैर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के जो बाउंड्रीज है या जो जिसको हम टेरिटोरियल एक्सटेंट भी कहते हैं वो चेंज कर सकता है। और इसमें एक और पॉइंट आता है नेशनल एमरजेंसी, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, वो नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, यानी इनको कहते हैं हम यूनिटरी फ्यूचर्स। लेकिन एक और यहाँ एक जो यहाँ पे बंदा था उसका नाम था केसी वियर, WHEARE। केसी वियर ने कहा जो इंडिया का सेटअप है वो क्वाजी फेडरल है, QUASI क्वाजी फेडरल। इसी तरह एक और था, उसका नाम है मॉरिस जोन्स ने कहा क्या, उसने उसको कहा बारगेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा, मॉरिस जोन्स क्या कहा, बारगेनिंग फेडरलिज्म। इसी तरह जो केसी वियर था उसने कहा क्वाजी फेडरल। और एक था ग्रैनविल ऑस्टिन, यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रैनविल ऑस्टिन, AUSTIN। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा, मॉरिस जोन्स ने। और जो केसी वियर है उसने क्या कहा, उसने कहा क्वाजी फेडरलिज्म।
इसके बाद जो एक और पॉइंट है वो है अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, इसमें हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। और जो अमेंडमेंट्स आती है किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, ये आते हैं अंडर आर्टिकल 368। अंडर आर्टिकल 368 वी कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन अमेंड। इसमें दो टाइप्स की मेजॉरिटी होती है, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरी होती है सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए भी हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं और कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो हम सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू कर सकते हैं। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 368 के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ये था एक और पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और मेन फ्यूचर क्या है, वो है फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स की क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये पहले हम बोलेंगे किस पार्ट में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये होते हैं राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, राइट्स ऑफ सिटीजन्स, राइट्स ऑफ सिटीजन्स, यानी कि जो बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स होते हैं वो किस में आते हैं, वो सारे फंडामेंटल राइट्स। इसको हमें आगे पढ़ना है कि डिटेल्ड, ये एक टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। और ये किस पार्ट में आते हैं, ये आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आते हैं, वो आते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आते हैं, पार्ट। और इनका नंबर कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट 3 में ये मेंशन है, क्या क्या मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स। और एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये क्या है, इनको जो 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 हमारा क्या होता है, इनको हम जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो यहाँ की जुडिशरी होती है वो इनको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए हम इनको कहते हैं जस्टिशिएबल, JUSTICIABLE, जस्टिशिएबल। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, दैट इज दे आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। इनको हम प्रोटेक्ट कर, इनको जो जुडिशरी होती है उनको प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मैंने कल भी बोला जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। इसके बाद जो एक और मेन पॉइंट है, इसके बाद जो एक और मेन फ्यूचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं, ये होते हैं गाइडलाइंस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास ही क्या होती है, गाइडलाइंस होती हैं कि इनको माइंड में रखना पड़ता है वाइल फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज। जब जो यहाँ पे गवर्नमेंट हो, जब इनको पॉलिसीज फ्रेम करनी होती है या लॉज फ्रेम करनी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इनको माइंड में रखना होता है। ये क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये क्या है, ये है गाइडलाइंस फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इनको हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, ये गाइडलाइंस क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, जिनको इनको माइंड में रखना पड़ता है वाइल फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज, वाइल फ्रेमिंग लॉज एंड, ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 IV, पार्ट 4 में आते हैं। और इनका जो इनके आर्टिकल्स वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं, वो आते हैं आर्टिकल 36 से 51 तक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जो आर्टिकल इस नंबर से 36 से 51 तक आते हैं। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या है, यह गाइडलाइंस फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डेट आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज। और इसके बाद जो एक और मेन पॉइंट है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक और मेन फ्यूचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब, पहले हम बोलेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इनको कब ऐड किया गया, इनको ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसकी, जो कमेटी किसके रिकमेंडेशन, उस कमेटी का नाम था सवारण सिंह कमेटी, सवारण सिंह कम्युनिटी, सवारण सिंह कमेटी, उस कमेटी का नाम था जिसने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड किया। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। और इसके बाद जो एक और पॉइंट है, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये किस पार्ट में आते हैं, ये आते हैं पार्ट 4A में, पार्ट 4A। और जो इनका आर्टिकल है वो है 51A आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कितनी, उसमें जो पहले ड्यूटीज़ थी वो थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़,
10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन उसके बाद और एक इसमें ऐड की गई, और जो अब टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो है 11। और जो 11 थी ये फंडामेंटल ड्यूटी, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट ऐड हुई? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई। और ये जो ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी ये क्या थी? ये थी कि जो सिटीजन्स है, जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, जो हर कोई पेरेंट या गार्डियन होता है उनको इंश्योर करना है कि जो उनके बच्चे हैं उनको क्या मिले, उनको 6 to 14 से जो 6 और 14 के एज के दरमियान उनको एजुकेशन मिले। ये किस अमेंडमेंट में आई? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 6 to 14 के बच्चे हैं इनको क्या मिले? फ्री एजुकेशन। ये जो हर एक गार्डियन होता है या हर एक पेरेंट होता है उसको इंश्योर करना है कि उनको एजुकेशन मिले। ये आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और ये किस साल में आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? ये आया था ईयर 2002 में, यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर में आया? ईयर 2002 में। और इसके ज़रिए 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो ऐड हो गई। इसके बाद जो और एक पॉइंट है वो है सेक्युलर स्टेट। ये मैंने कल भी बोला, जो इंडिया है वो एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का मतलब है यहाँ पे हर कोई रिलीजन इक्वल है, यहाँ यानी कि यहाँ पे सारे रिलीजन इक्वल है, यानी कि इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, या जो इंडिया का इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जो मैंने कल बोला इसको हम कहते हैं सर्वधर्मा संभावा। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि जो हर कोई रिलीजन यहाँ पे वो इक्वल है, हर एक के पास इक्वल राइट्स हैं कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है या प्रोपेगेट कर सकता है। यानी कि जो अपनी मर्जी का जो रिलीजन होगा, चाहे कोई हिंदुइज्म एक्सेप्ट करेगा, चाहे इस्लाम एक्सेप्ट करेगा या कोई और रिलीजन एक्सेप्ट करेगा, किसी के पास कोई बंदिश नहीं है, वो हर कोई रिलीजन एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बाद जो एक और मेन पॉइंट है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? जो हर कोई बंदा, जो हर कोई यहाँ पे सिटीजन होगा जो 18+ का होगा, उसके पास ये राइट है कि वो वोट डाल सकता है। लेकिन जो पहली एज थी वो थी 21 ईयर्स, यानी कि 21 ईयर्स के बाद वोट डाल सकते हैं। लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इस एज को कहाँ तक लाया गया? 18+, यानी कि 18+। जो कोई भी सिटीज़न होगा उसको क्या हक है? उसको ये हक है कि वो वोट डाल सकता है। पहली एज थी 21 ईयर्स, बट इसको रिड्यूस किया गया बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और जो एक और मेन पॉइंट है यहाँ पे वो है जो इंडिया के जो यहाँ पे है सिंगल सिटीजनशिप। एक और फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सिंगल सिटीजनशिप। यानी कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होती है। और एक मेन प्रोविजन यहाँ पे एमरजेंसी प्रोविजन्स। और ये एमरजेंसी प्रोविजन्स किस पार्ट में आते हैं? ये आते हैं पार्ट 18 में। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 है इसमें एमरजेंसी, इसमें 3 टाइप्स की एमरजेंसी। एक है नेशनल एमरजेंसी, या किस आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 352। इसके बाद है स्टेट एमरजेंसी, ये किस आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 356। इसको हम यार दूसरे अल्फाज में प्रेसिडेंट्स रूल भी कह सकते हैं। और इसके बाद है फाइनेंशियल एमरजेंसी, ये किस आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 360। ये है एमरजेंसी प्रोविजंस। एमरजेंसी प्रोविजंस किस पार्ट में आते हैं? पार्ट 18 में। कौन कौन सी एमरजेंसी? एक आती है नेशनल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। इसके बाद है स्टेट एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356। इसके बाद है फाइनेंशियल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अब आज के लेक्चर में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपनी सजेशन दें कि मैं अपनी जो मैं यहाँ पे पढ़ा, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आप सजेशन दें कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।